देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स शॉर्ट फॉर्म में एक रिवीजन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चों हमने टॉपिक लिया है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या बच्चों, आपको सबको पता है कि यूटिलिटी मींस व्हाट। यूटिलिटी इज अ वांट satisfying capacity of commodity is known as utility। किसी भी गुड्स का अगर हम लोग उपयोग करते हैं और उस गुड्स को उपयोग करने के बाद में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें उपयोगिता मिलती है, तो हम कहेंगे उस गुड्स के पास में वो पावर है कि उसने हमारे वांट को सेटिस्फाई कर दिया है। सो वी कैन से दैट यूटिलिटी मींस व्हाट, इन शॉर्ट में वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। बच्चों यहाँ पे इसका मीनिंग पार्ट हो गया। फीचर्स के कुछ 10 पॉइंट्स हैं, वो आप देख के जाइए एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टाइप्स में 6 टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करके एग्जाम में जाइएगा बच्चों। क्लियर। अब हम देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ DMU क्या है। देखो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU क्या है, MU क्या है, इसका मीनिंग पे नहीं जाना हमको है। TU MU का मैं शेड्यूल आपको बता के दे रहा हूँ, वहां पे नॉर्मल समझिए। देखिए यहाँ पे हमने इसके लिए 7 यूनिट ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले MU को देखते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट यूनिट जब मैंने यहाँ पे कंज्यूम किया तो मुझे 10 यूनिट ऑफ मुझे MU मिला। तो फर्स्ट यूनिट पे TU और MU दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर आप MU को 2 से कम करते जाओ तो MU मान लो सेकेंड जब हम यूनिट कंज्यूम करते हैं तो MU मेरा कम हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ पे थर्ड पे 6 हुआ, फोर्थ पे 4 हुआ, फोर्थ पे 4 हुआ, फिफ्थ पे यहाँ पे 2 हो गया, सिक्स पे 0 हो गया। और जब मैं 7 यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो ये मुझे डिसयूटिलिटी देगा, दैट इज इट बिकम नेगेटिव। ये गाइस आपको यहाँ पे 2 से कम करते चलना है, 10 से स्टार्ट करना है और 2 से आपको कम करते जाना है। अब यहाँ पे क्या लेना बच्चों, आपको यहाँ पे ये 10 लिया ना, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30, 30 में 2 गया तो 28। आपको देख के मालूम पड़ेगा यहाँ पे। हम टेबल को समझ ले एक बार शॉर्ट में। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करना शुरू किया तो मुझे TU और MU दोनों क्या रहा, सेम रहा। बच्चों शेड्यूल से मालूम पड़ा हमको यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 यूनिट तक में जा रहा हूं अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मेरा MU 0 हो रहा है तो मतलब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा फुल सेटिस्फैक्शन। यहाँ मुझे फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे एक पॉइंट डिराइव होगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन यहाँ पे मुझे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे फुल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं एक भी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे वो डिसयूटिलिटी मिलेगा, मतलब जो भी खाया ना सब बाहर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आप देख के मालूम पड़ा शेड्यूल में कि जब मैं 6 यूनिट में देख रहा हूँ पे तो मेरा यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, TU बढ़ते जा रहा है, पर MU यहाँ पे कम होते जा रहा है। बट मैं 6 यूनिट पे जब मैं गया हूं मैं तो मुझे यहाँ पे फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्योंकि मेरा MU हो गया 0 और TU मेरा हो गया कांस्टेंट। ये TU हो गया होगा मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होगा बच्चों, 30 से 30 हो ना, इसे कांस्टेंट बोलेंगे। और उसके बाद में जब मैं 7 यूनिट पे गया बच्चों तो ये मेरा हो गया TU डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया और ये हो गया नेगेटिव। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। ये फंडा में समझना है। ये रिलेशन था बिटवीन द TU एंड MU जो कि कॉन्सेप्ट को लिखना है। तो जो मैंने बता के दिया आप वही लिख के आओगे और टेबल बना दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों। ध्यान दीजिए। अब इसके ऊपर मैं भी आपको डायग्राम बताने वाला हूँ बच्चों। आपने देखा अभी TU बढ़ रहा है, MU कम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है बच्चों? उसके ऊपर एक लॉ बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बच्चों ये जो लॉ है, इस लॉ को सबसे पहले प्रोपोन मतलब पहले साबित किया किसने, प्रोफेसर गॉसेन ने। तो ये प्रोफेसर गॉसेन का फर्स्ट लॉ है, इस बात को माइंड कीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। फिर उसके बाद में इस लॉ पे डिटेल में काम किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पब्लिश हुई थी 1890 में। उन्होंने इस बुक में पर डिटेल लिख के दिया हुआ है। ये जो लॉ बना है बच्चों, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर पे बना हुआ है, मतलब ये सभी कंट्रीज में, सभी देशों में एप्लीकेबल होता है। देखो, बेस्ड ऑन द कॉमन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का कॉमन बिहेवियर होता है। कैसे? जैसे मान लो कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो मैंने 1 गिलास पानी पिया, मेरी प्यास कुछ कम हुई, पर प्यास बुझी नहीं है, तो मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, तीसरा गिलास पानी पिया और मेरी प्यास पूरी बुझ गई है। अब मुझे पानी दोगे तो या तो
मैं अंदर हुआ तो मैं बाहर फेंक दूंगा, है कि नहीं? तो ये होगा कि ये कैरेक्टर इंसान का कि एक समय के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होती है, चाहत कम होती है बच्चों। तो वही कॉन्सेप्ट को लेके बना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेस्ड ऑन द कॉमन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, यूटिलिटी इज डिराइव्ड diminishes with the reduction in the intensity of a want। हर एक इंसान की एक बार चाहत कम होती है। जैसे एग्जांपल, मोबाइल नहीं था आपके पास तो मोबाइल की बहुत चाहत थी, पर जब मोबाइल आपके पास आ गया, आपने भरपूर उसको यूज इस्तेमाल कर लिया, तो थोड़ा आप उसको यूज करना कम कर देते धीरे धीरे। तो एग्जाम्पल है ना, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि जो शादी इसकी नहीं हुई है, बहुत एक्साइटेड होता है, बस शादी होने के बाद क्या होता है बंदा थोड़ा एक्साइटेड से कम रहता है। क्यों? ये फंडा है बच्चों, हर एक चीज में फंडा एप्लीकेबल है। इसे कहते हैं कि यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं लोग यहाँ पे इस लॉ का एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें सेम रहने दो भाई। The additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। यहाँ पे एक फंडा बता रहा हूं आपको मैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि बाकी सारी चीजों को आप कांस्टेंट रखो, सिर्फ एक बात ध्यान देना कि जो एडिशनल मुझे बेनिफिट मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है, मैंने एक समोसा खाया, तो कुछ मन में और इच्छा हुई एक और खाना है, ठीक है, तो मैंने एक और खाया, तो जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ना, मुझे एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज, मेरे अंदर से फीलिंग आई कि मुझे और एक चाहिए और खाना है, तो जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिला अंदर से, तो गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस। फिर मेरे सामने मान लो कि समोसा ऐसे रखा हुआ है, तो मैं एक खाऊंगा, दो खाऊंगा, फिर इंटेंसिटी भी कम होगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी बच्चों विद एवरी इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज। जितना उसके पास चीज रखी हुई है, समोसा जितना लाइस रखा हुआ है, उसमें से उसे खाते खाते उसके एक समय के बाद इच्छा खत्म होगी और समोसा खाना बंद करेगा। जब ऐसे चूज देंगे, एग्जाम्पल शादी में हमें लोग खिलाते और खा लो और खा लो, जमाई जी एक रोटी और खा लो, तो खाएगा जमाई सास पे उल्टी कर देगा, ऊवा, ठीक है, तो उसे बोलते लोग यहाँ पे डिस यूटिलिटी। बच्चों इन शॉर्ट में समझ लीजिए इस रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू को, और ये लॉ ऑफ डिमांड का एक मेन फंडा है बच्चों, ये सोर्स ऑफ दी फिगर। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस में बता के दिया, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है, जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डाला है, और हमने y को दिया है टीयू और एमयू, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 2 नंबर से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 तक लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब मैं पहला जो कमोडिटी है जो कंज्यूम कर रहा हूं मैं, तो उस समय मुझे क्या मिल रहा है, मुझे टीयू भी मिल रहा है, मुझे 10, और एमयू भी मिल रहा है, मुझे 10। मैंने फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम कर रहा हूं मैं, तो दोनों सेम है, टीयू एमयू बोथ आर सेम। और जब मैं सेकेंड यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लाइन टेढ़ में जाएगा बच्चों, समझ के लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो जब मैं सेकंड यूनिट पे जा रहा हूं तो मुझे एमयू 8 मिल रहा है बच्चों, एमयू मेरा मिला 8, पर टीयू से मिला मुझे 18, टीयू मिला मेरा 18, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब मैं थर्ड यूनिट पे जा रहा हूं बच्चों कंज्यूम के लिए, तो थर्ड यूनिट पे क्या हो रहा है, थर्ड यूनिट पे मुझे एमयू मुझे मिला है 6, एमयू मिला मुझे 6, और टीयू से मिला मुझे 24, ये 24 मिल रहा है। उसके बाद जब फोर्थ में जा रहा कंज्यूम करने के लिए, तो क्या हो रहा है बच्चों, फोर्थ जा रहा कंज्यूम करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर जो एमयू है वो 4 मिल रहा है, पर उस समय टीयू जो है, टीयू मुझे 28 मिल रहा है, टीयू मेरा 28 मिल रहा है। जब मैं फिफ्थ पे गया, फिफ्थ पे जब क्या कंज्यूम करने के लिए बच्चों, तो मेरा टीयू जो है, जो एमयू जो है वो 2 मिला, ठीक है, बट मेरा जो टीयू है वो 30 पे चला गया। ऐसे जब मैं 6 यूनिट कंज्यूम किया, तो 6 पे क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे एक जादू होने वाला है। 6 यूनिट जब कंज्यूम करने के लिए गया, तो जो मेरा ये जो एमयू है वो 0 पे आ गया, एमयू मेरा 0 पे आ गया। उस समय टीयू जो है वो वापस से 30 पर ही बन गया, ठीक है। फिर जब मैं 7th यूनिट कंज्यूम करने की कोशिश किया, तो पता क्या हुआ, सब बाहर आ गया।
मतलब नेगेटिव यूटिलिटी मुझे मिली। तो यहाँ पे 7th यूनिट कंज्यूम करते ही क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7th यूनिट कंज्यूम करते ही ये पार्ट नीचे चला आया और यहाँ पर माइनस, मान लो कि मैं यहाँ तो हम आगे एक्सटेंड कर लेते बच्चों, इसको हमने लिया यहाँ पे -2 और यहाँ -4 जो भी है। तो जब मैं 7th यूनिट कंज्यूम किया उस समय मुझे mu मिल गया -2, मुझे ये -2 मिला, ठीक है। और उस समय जो TU जो है वो TU मुझे मिल गया 28, मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सिर्फ ज्वाइनिंग करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, फ्री हैंड कर्व से मैं ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे एक कर्व, तो ये मेरा मिल गया MU, ये मेरा MU मुझे मिला, ठीक है। अब ऐसे फ्री हैंड कर्व मैंने ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पर TU को, तो कुछ इस प्रकार से मेरा मिल गया, तो ये आ गया मेरा TU, ठीक है। आपको मैंने बताया कैसे बनाना है शॉर्ट में। अब ये लाइन को मैं यहां से बिठा दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका डायग्राम, ओके। तो आपने ये देखा कि जहां पे जो 0.6 है यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन को मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूं दिखाने के लिए आपको। तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब होता है फुल सैटिस्फैक्शन, मुझे आप पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट पे। इसके बाद अगर मैंने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की कोशिश किया तो वो सब बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो एरिया है ये शो करता है डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन को शो करता है, ओके बच्चों। बच्चों शॉर्ट में देखने वाले हैं डिमांड को। डिमांड एनालिसिस चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सटा हुआ चैप्टर इलास्टिक डिमांड करके ही जाइएगा बच्चों। देखिए डिमांड क्या है, डिमांड का मतलब नॉर्मली तो मांग होता है, दिल से एक आवाज आई, डिजायर उत्पन्न हुआ बच्चों, ठीक है, कि ये चीज चाहिए हमको। तो मन में एक आया कि हमें कुछ चाहिए, तो सिर्फ चाहने से तो होगा नहीं, चाहने से तो होगा नहीं भाई, आपके पास जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, तो साथ में पैसा भी चाहिए, और पैसा अगर है भी तो आपको जेब से निकलने की ताकत भी चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। डिमांड की हम बात करें तो डिमांड का नॉर्मली मीनिंग होता है, डिमांड इज अ डिजायर backed by ability and willingness to pay its price, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ इच्छा करने से ही, दिल में इच्छा हुई टक 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 टक, ये इच्छा से ही कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और पैसा होने के साथ साथ में आपके पास वो पैसा जेब से निकलना भी चाहिए, ठीक है। डिमांड जो है कुछ चीजों से मिलके बना है बच्चों। पहला चीज सामने आता है डिजायर, डिजायर के साथ में आता है एबिलिटी, एबिलिटी टू पे एंड प्लस विलिंगनेस, विलिंगनेस टू बाय। बच्चों ये तीन मिलेंगे ना तब जाके यहाँ पे डिमांड होगा। मियर डिजायर करने से डिमांड होने वाला नहीं है। एक भिखारी सोचता है कि ये जो बंगला ना अंबानी का वो मेरा है, हो जाएगा क्या? मियर डिजायर करने से कुछ होने वाला नहीं है। साथ में क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे चाहिए प्लस विलिंगनेस टू बाय चाहिए। ये तीन चीजें मिलेंगी तब जाके वो डिमांड होता है। बच्चों डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये गर्मी काफी ज्यादा है, क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो आपको याद है कि भाई आइसक्रीम कब चाहिए? आइसक्रीम जब गर्मी पड़ रही है तब आपको मन करे कि आइसक्रीम खाऊं या कोल्ड ड्रिंक पीऊं। तो ये आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। फिर आगे इसे कैसे एक्सप्रेस करते बच्चों? तो इसे हम एक्सप्रेस करते विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के रेफरेंस से ही हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। ये कुछ चीज समझ लीजिए बच्चों। आगे देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को भैया एक तो प्रोफेसर यहाँ बेचारे हैं अल्फ्रेड मार्शल, इनको भाई याद कर लो। ये है अल्फ्रेड मार्शल। ये सारे जो लॉ है मोस्टली जो है इकोनॉमी सब के सब इन्होंने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान दीजिए एक्सप्लेन, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है भैया? ये लॉ एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है इनमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। कैसे वो मैं बताऊंगा लॉ ऑफ स्टेटमेंट के बाद में। द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ कहता है आपसे कि अदर थिंग्स
बीइंग इक्वल, बाकी सब चीजों को आप इक्वल रखिए, ठीक है। ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है मालूम है? आपने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आपने देखा है कि प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उनको बोला कांस्टेंट रखो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब ये हुआ कि प्राइस और डिमांड की बात करें, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे बढ़ेंगे पापा, कैसे बढ़ेंगे? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस कमोडिटी का ज्यादा होगा, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? कम होगा। ध्यान देना बच्चों, जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड हम कम करेंगे। उसके बाद में एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब प्राइस कमोडिटी में कम करूंगा तो क्या होगा? लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा। तो आपने क्या सीखा कि जब आपका प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। पर जब प्राइस आपका कम होगा तो डिमांड क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ये एक जनरल बिहेवियर है कंज्यूमर्स का। इस कंज्यूमर के बिहेवियर को पकड़ के अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को बना दिया है। आपको एग्जाम में इस लॉ के साथ में पूछ देता है बच्चों, क्या? असम्पशन या तो एक्सेप्शन। असम्पशंस क्या है बच्चों? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। ये ऐसा कंडीशन जब होगा तो उसे कहते हैं हम लोग एजम्पशन। पर जब ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ रहा है साथ में डिमांड भी बढ़ रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है पर डिमांड भी कम हो रहा है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो वो हमारा होता है एक्सेप्शंस। ओके, एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, जैसे कि मान लो बहुत से रिच लोग होते हैं ना, उन्हें पैसे तो कमी होती नहीं है, तो जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है ना तो चीज ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? पैसा बहुत है ना भाई। एग्जाम्पल आपको याद है, श्रीदेवी की मूवी है, मूवी का नाम है जुदाई। उसमें वो कैफे में बैठ के वो कार्ड्स खेलती रहती फ्रेंड्स में और बार-बार नेगेटिव धारे देते नेकलेस पे। तो उसके फ्रेंड्स बोलती है, अरे शीतल तुमने इतना महंगा खरीदा है। अरे हम अमीरों को क्या, जब मन में आया तब खरीद लिया। तो वो क्या है मालूम क्या है? वो यहाँ पे दिखावा है, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेस्टीज। लोग प्रेस्टीज में क्या करते हैं? जब चीजों की प्राइस ज्यादा होती है ना तो वो डिमांड को ज्यादा करते। ओके बच्चों, तो ये ऐसा होगा तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए छोटा सा शेड्यूल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने यहाँ में 2 कॉलम लिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड। जब 50 रुपया प्राइस था तो हम लोग 1 केजी में लो, केजी में इन केजीज। ओके, हम जब 50 रुपये प्राइस था कमोडिटी का तो हम 1 केजी ले रहे हैं। जब 40 हुआ तो 2 केजी, 30 हुआ तो 3 केजी, 20 हुआ तो 4 केजी और 10 हुआ तो 5 केजी। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, है कि नहीं? अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये दिखा रहा है हमारा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। आइए समझते हैं डायग्राम से। हम एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5। ये आप लोग लिखेंगे इन केसेस, ठीक है। आगे अब हमें वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या? प्राइस इन रुपीज। प्राइस क्या है? 10 रुपया, 20, 30, 40 और 50। जब मैं 1 किलो खरीदा कब? मुझे जब प्राइस यहाँ पे 50 रुपया है तो हम खरीदते हैं 1 किलो, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे कम हुआ 40 हुआ तो हम खरीदते हैं 2 किलो। जब प्राइस हुआ 20 तो हम खरीदते हैं 3 किलो। ऐसे 20 पे हम लोग 4 किलो
और 10 पे खरीदेंगे हम लोग 5 किलो। तो अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ दें, कुछ यूं हम जोड़ दें अगर, तो क्या बन रहा है? आपको मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा हो गया डीडी। डीडी मतलब होता है डिमांड कर्व, और ये कहलाता है नेगेटिव स्लोप। जब कभी भी हम देखेंगे तो मेरा हाथ कौन सा है? लेफ्ट है। ये क्या है? राइट है। लेफ्ट से जब हम राइट को जाएंगे तो डिमांड को बताता है कि नेगेटिव स्लोप है। तो हम राइट से लेफ्ट देखें तो राइट से लेफ्ट में डिमांड जाता है अपवर्ड स्लोप पे, और लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड स्लोप जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप। तो ये डायग्राम एग्जाम में बना के आइए, और जो मैंने कहा वो आप लिख के आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों जब हम देखें एक्सेप्शंस की बात करेंगे, एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शन में इसका उल्टा होगा बच्चों। जब प्राइस ज्यादा होगा ना बच्चों तो हम ज्यादा खरीदेंगे, और जब प्राइस सब कम होगा तो हम कम खरीदेंगे, और कम हुआ तो हम और कम खरीदेंगे। तो ये बता रहा है इसका कर्व कुछ ऐसे बनने वाला है। तो ये होता है पॉजिटिव स्लोप बच्चों। ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोप हो गया। लॉ ऑफ डिमांड के रूल को ये वॉयलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये हमारा बनता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। सो बच्चों हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 3 का बी हमने टॉपिक लिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो समझते हैं शॉर्ट में क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी, ये देखिए कि रबड़ है, ठीक है, मैंने खींचा, तन गया, छोड़ दिया, आपस ही उड़ गया, है कि नहीं? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रबड़ का था यहाँ पे। पर वैसे ही डिमांड में क्या होता है बच्चों? डिमांड बढ़ता है, डिमांड कम होता है। ओके, तो ये जो बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कितना कम होता है, उसके मेजरमेंट करने को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिया बच्चों यहाँ पर कि इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब शॉर्ट में समझने के लिए कि इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें अगर टाइप पूछा है और वर्ड लिख दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसके भी 5 टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं बच्चों। अब समझिए कि यहाँ पे क्या फील करना है। यहाँ पे मान लीजिए अगर क्या आपने पढ़ रहा है कि इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा? EY is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income। यहाँ पे इनकम डालेंगे, इसके लिए आप इनकम डालेंगे बच्चों। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के लिए फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, तो हम देखें अगर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कैसे बनने वाला है? इलास्टिसिटी डिमांड हम देखिए क्रॉस के, तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी लेंगे हम लोग यहाँ पे ए, अगर कमोडिटी ए लेंगे ना यहाँ पे, तो प्राइस लेंगे हम लोग बी का, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला बदल जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पे क्रॉस की बात करते हैं, एक गुड्स की बात करेंगे डिमांड में, तो दूसरे गुड्स की बात करें हम प्राइस में बात करते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ओके, अगर बात करते हैं प्राइस ऐसी डिमांड की बात करते हैं, हमें ईडी आता है। ईडी प्राइस ऐसी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तीनों का मैं आपको नॉर्मली बता के दिया फंडा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का टाइप्स, इसके टाइप्स, इसके 5 टाइप्स हैं जो कि एग्जाम में कंपल्सरी आने वाले बच्चों। 5 टाइप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो 2 टॉपिक जो हैं वो परफेक्टली हैं, तो बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड।
तीसरा है बच्चों यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चौथा पांचवा रिलेटिवली है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और पांचवा और लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। बच्चों ये कैसे बनेंगे, नॉर्मली इसके फिगर देख लो। हमने बना लिया है एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके बच्चों, इनके इंटरसेक्शन पे मैंने ओ लिया है और ओ पी मैंने बताया कि ये प्राइस, ये हमारा प्राइस है। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, या प्राइस में लिटिल डिफरेंस होगा तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं इसमें। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है, डिमांड कर्व पैरेलल होता है, बस वो डिमांड कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल होता है बच्चों, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है बच्चों। और यहाँ पे डिमांड को हमारा ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट होता है। यहाँ पे हमारा डिमांड को जो है वो हमेशा इनफिनाइट होता है। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, एग्जाम में कहीं आता दिख दीजिएगा इनफिनाइट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये आप समझ के चलिए। सेकंड पढ़ते हैं लोग यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या बच्चों, यहाँ देखिए हमने कर्व ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ओ पी जो है मेरा प्राइस है, ठीक है, ओ पी मेरा प्राइस है और यहाँ पे ओ क्यू जो है मेरा क्वांटिटी डिमांड मैंने ले लिया है। तो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राइस आपका ओ पी है, पर प्राइस का मतलब नहीं यहाँ पे डिमांड आपका कांस्टेंट रहने वाला है। चाहे यहाँ पे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस यहाँ पे कम हो, पर आपका डिमांड हमेशा ओ क्यू ही रहने वाला है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सॉल्ट की बात करें, नमक का भाव कम हो चाहे नमक का भाव ज्यादा हो, आपका डिमांड उतना ही रहने वाला है। तो जो यहाँ पे नेसेसरी आइटम आते बच्चों का डिमांड सेम रहने वाला, प्राइस बढ़े चाहे कम हो, आप कंज्यूम करने वाले हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे ऐसी डिमांड जो है इज इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे ऐसी डिमांड इज इक्वल टू जीरो होता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। और यहाँ पे पैरेलल टू, यहाँ पे ऐसी डिमांड जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं यूनिटरी इलास्टिक में। इसमें हमने ले लिया है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है बच्चों कि ओ पी जो है मेरा प्राइस है और ओ क्यू जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इतने प्राइस पर मैं इतना डिमांड करता हूं, ठीक है। जब मेरा प्राइस यहाँ पे कम हुआ, मान लो प्राइस मेरा कम हुआ, तो जितना कम हुआ उतना ही मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, वहां पे उतना मेरा बढ़ गया क्वांटिटी डिमांड। मतलब जो डिफरेंस प्राइस में यहाँ पे कमी आया उतने से ही डिमांड मेरा बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10% से मेरा प्राइस कम हुआ तो ये 10% से ही मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 होता है। ये बात को बराबर समझिएगा बच्चों। आगे देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, इसमें क्या होता है बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया है हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। देखो ओपी मेरा प्राइस है, इस ओपी प्राइस पर मेरा ये ओ क्यू जो है इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं, मैं इतने प्राइस पे इतना डिमांड कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम हुआ, OP1 मेरा प्राइस हुआ, प्राइस यहाँ पे कम हुआ तो डिमांड यहाँ पे मेरा ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे 10% का डिक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, तो यहाँ पे 50% से मेरा इंक्रीमेंट हो गया डिमांड की में, ठीक है। तो जब आपके यहाँ पे प्राइस में 10% डिक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 10% से प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ पे 50% डिमांड हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैटर इन वाई एक्सिस, यहाँ पे फ्लैटर इन वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर इलास्टिक डिमांड जो है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होता है। ये कौन सा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग यहाँ पे। ना देखते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, हमने यहाँ पे ले लिया एक कर्व, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अब ओपी प्राइस है, ओपी यहाँ पे प्राइस है, इस ओपी पर इतना क्वांटिटी में डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है।
पर मान लो कि यहाँ पे जो प्राइस है ज्यादा बढ़ गया, प्राइस यहाँ पे OP1 हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में थोड़ा सा कम हुआ है, प्राइस यहाँ पे बढ़ गया मान लो 50% से और डिमांड मेरा कम हुआ है 10% से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे देखोगे मैं डिमांड को तो स्टीपर हो रहा है, यहाँ देखूंगा अगर मैं तो यहाँ पे डिमांड का जो है वो फ्लैटर है, फ्लैटर इन एक्स एक्सिस और यहाँ पे स्टीपर है, स्टीपर इन एक्स एक्सिस, डिमांड को यहाँ पे स्टीपर हो रहा है और यहाँ डिमांड को फ्लैटर हो रहा है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डिमांड को हमारा जो है वो क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोले, क्या हो रहा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोले हो रहा है। ओके, ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं अगर एग्जाम में आया आप लोग के तो आप लिख के आइएगा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने भी क्या देखा, हमने देखा इलास्टिक डिमांड में कि इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फार्मूलाज क्या है और टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड क्या। बच्चों शॉर्ट में देखते हैं सप्लाई एनालिसिस चैप्टर नंबर 4। सप्लाई जैसे कि डिमांड था, डिमांड में हमने देखा कि डिमांड एक रिलेटिव टर्म है, वैसे सप्लाई भी एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि सप्लाई को हम एक्सप्रेस करते हैं इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। सवाल लीजिए यहाँ पे कि मुझे एप्पल लेना है, ठीक है, और एप्पल का मैं बता कि 1 kg एप्पल का प्राइस ₹100 है। ओके, तो अब मैं बताऊं कि मुझे एप्पल कब चाहिए, मुझे आज चाहिए, मान लो टुडे मुझे आज चाहिए, कितना चाहिए मुझे 5 kg चाहिए, तो हम बताते हैं इन रिलेशन विद दी प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी के हिसाब से बताते हैं बच्चों। चलिए अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को भी बच्चों महान आदमी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही क्या किया, प्रपोन किया है या बनाया है। चलते हैं इन्होंने क्या बताया लॉ ऑफ सप्लाई में, एक्सप्लेन, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जितना प्राइस, जो प्राइस के हिसाब से सप्लाई डिपेंड करता है, प्राइस हाई सप्लाई हाई, प्राइस कम सप्लाई भी कम, इस रिलेशन में ये बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट इसी को पकड़ चलना बच्चों, इसी को स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेंट दिया है बच्चों, डिटरमिनेंट्स में सिर्फ प्राइस को रख दो और बाकी को कांस्टेंट कर दो। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more is the quantity supplied, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, lower the price of commodity, less is the quantity supplied, less is the quantity supplied। ये मेन फंडा है लॉ ऑफ सप्लाई का। आगे देखते हैं शेड्यूल और डायग्राम। लॉ ऑफ सप्लाई बताने के लिए हमने यहाँ पे शेड्यूल लिया हुआ है। यहाँ पे पहला कॉलम बता रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, दूसरा कॉलम बता रहा है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज, ये रुपीज में दिया है, ये केजीज में दिया है। 10 रुपीज प्राइस है बच्चों, तो सप्लायर 100 केजी सप्लाई करता है, पर जैसे ही प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। ये बता रहा है बच्चों क्योंकि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है। ये जनरल बिहेवियर होता है हर एक सप्लायर का कि जब प्राइस ज्यादा हो तो सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं बच्चों। ओके, इस शेड्यूल को हमने एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे लिया हमने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सिस पे लिया हमने प्राइस इन रुपीज। ओके, जब हमारा प्राइस 10 रुपीज था तो हम 100 केजी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब प्राइस हमारा यहाँ पे 30 हो गया तो हम यहाँ पे 300 केजी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और जब हमारा प्राइस 50 रुपीज केजी हो गया बच्चों तो हम यहाँ पे 500 केजी सप्लाई कर रहे हैं। इसे मालूम पड़ा बच्चों कि हमारा सप्लाई जो कर्व है बच्चों ये पॉजिटिव स्लोप में जा रहा है। एस इज द सप्लाई कर्व, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है। ओके, अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि सप्लाई कर्व क्या होता है, लेफ्ट से अगर देखें, लेफ्ट से राइट में वो अपवर्ड होता है और राइट से लेफ्ट में डाउनवर्ड आता है। ओके बच्चों, तो ये आपका रिलेशन होता है प्राइस का और सप्लाई का। तो जब ऐसा हो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ता है,
प्राइस के घटने पे सप्लाई घटता है, तो ये हमारा अजम्पशन होता है बच्चों, ये हमारा अजम्पशन है। पर जब हमारा प्राइस कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा सप्लाई कम हो, जब ऐसा होगा तो वो हमारा एक्सेप्शन होता है। तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई जो है विद अजम्पशन या विद एक्सेप्शन के साथ पूछ सकता है, तो वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट में आपको मैंने कुछ लॉस को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक ये लॉस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रिपेयर करके जाइए। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम।